हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि गुरुजी मैं खुद से अपनी कुंडली में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या किसी आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या किसी भी प्रकार की राजकीय सेवा या सरकारी नौकरी के योगों के बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो इस विषय पर की जानकारी देने के लिए मैंने एक आज महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें तमाम सारे डिटेल्स, सारे योगों के विषय में, सारे नक्षत्र और जो भी सारी इम्पोर्टेंट के विषय में, सारे नक्षत्र और जो भी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें दर्शाई गई हैं। आप उसको अच्छी तरह से देख और समझ सकते हैं। उसके द्वारा आप अपनी कुंडली में स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में आईपीएस, आईएएस, आईएफएस जैसे बड़े पदों के योग बन रहे हैं या नहीं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये है क्या। तो ये एक सिविल सेवा नौकरी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें आईएएस एक पद है जो एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है, जिसका सबसे उच्चतम पद कलेक्टर के रूप में आप नियुक्त होते हो। आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस ऑफिसर एसपी के रूप में पदस्थ होते हो। आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं वो जो एम्बेसडर्स रहते हैं, राजदूत जो विदेश सेवाओं के लिए काम करते हैं, वो आईएफएस ऑफिसर होते हैं। आईआरएस होते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित पद होते हैं, जो भारत सरकार के वो आईआरएस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो दोस्तों, अभी इसमें कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। कुंडली में 12 घर होते हैं। जो पहला भाव होता है फर्स्ट हाउस, वो मैं अभी वीडियो में जो सेकंड स्लाइड है आप उसमें देख सकते हैं। मैंने पूरे 12 हाउस 1H, 2H, 3H, 4H, 5H करके ऐसे 12H तक के पूरे 12 हाउस का वर्णन किया हुआ हूँ, जिसमें फर्स्ट हाउस का मतलब होता है लग्न। जो पहला हाउस होता है उसमें कोई भी ग्रह, 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि, बुध, गुरु, राहु और केतु। उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूट ग्रह होते हैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये 9, 3, 12 ग्रह। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी 12 घरों में सारे 12 ग्रह स्थित हों। कहीं पर चेंज हो सकते हैं, कहीं पर मल्टीपल स्टार्स 2-3 ग्रह एक साथ बैठे हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को आपको भली भांति, जैसा मैं आगे वीडियो में बताता जा रहा हूँ, उस हिसाब से आप अपनी कुंडली में पूरी तरह से देख सकते हैं। तो पहला हाउस जो होता है वो लग्न होता है, और उसके बाद जो आगे मैं बात करूंगा त्रिकोण, वो 6th हाउस और 9th हाउस जो इस तरह से त्रिकोण होते हैं वो रहते हैं। तो आप उसमें त्रिकोण देख सकते हैं। अच्छी तरह से मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के जो योग हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है, जो देखने वाली चीज़ें होती हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में उसके हिसाब से आप में जो सबसे पहला स्टार्स की पोजीशन, तो स्टार्स में पोजीशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सन होता है, सूर्य कहलाता है। सूर्य जो केंद्र का मुखिया होता है, वो लग्न भाव या सभी ग्रहों का कर्ता, सृष्टि का मालिक कहलाता है। सभी ग्रहों का और पूरी सृष्टि का और पूरी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो सूर्य का होता है। उसके बाद चंद्रमा मन का कारक होता है, आपके विल पावर को, आपकी थिंकिंग को, आपकी सोच को, आपकी मेमोरी को देखता है। सूर्य जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंटर पर देखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें, यूपीएससी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है तो उस चीज़ को देखता है। जो चंद्रमा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा संभालता है। वो मन के लिए मन का भी कारक होता है। स्टेट गवर्नमेंट का नेतृत्व उसके अंदर ज़्यादा रहता है चंद्रमा से। उसके साथ शनि जो होता है, शनि भी एक न्याय का देवता माने गए हैं। वो भी आपके
शनि से भी आपका एक तरह से इच्छा शक्ति देखी जा सकती है। आप उस काम को कितना मन से और कितना सही तरीके से काम करते हो। गुरु है, जो गुरु होता है, गुरु हमेशा महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है। गुरु का मजबूत होना किसी भी प्रशासन के क्षेत्र में आप बहुत अनिवार्य और बहुत ज़रूरी होता है। बुध भी एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध का योगदान, बुध लॉर्ड ऑफ माइंड कहलाता है। बुद्धि का देवता माना जाता है। तो अभी इसमें दोस्तों जो अभी इसमें आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तो इसमें लग्न का स्वामी ग्रह जो होता है वो चंद्रमा प्रसन्न होना चाहिए। लग्न का जो स्वामी ग्रह होता है वहाँ से चंद्रमा प्रसन्न होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, कौन से ग्रह कहाँ पर होने चाहिए वो चीज़ आप देखें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो भाव है। तो प्रथम भाव, फिफ्थ भाव, मतलब इसका मतलब होता है, प्रथम भाव का मतलब पहला हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। जिसमें पहला हाउस जो फर्स्ट भाव है वो आपकी थिंकिंग को दर्शाता है, आपकी सोच को, आपके दिमाग को दर्शाता है कि आपका दिमाग किस दिशा में मुखरित है, आप किस दिशा में जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या सोच है। दूसरा उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस, जो आपकी गवर्नमेंट के आपके सरकारी विचारों को, सरकार के प्रति काम करने की, सरकारी वफादारी को, सरकारी कामकाज के बारे में आपके गवर्नमेंट के सेक्टर्स को दर्शाता है। उसके बाद जो सिक्स्थ हाउस होता है वो लर्निंग का बाहु होता है। नहीं, पांचवा हाउस है जो आपका वो लर्निंग और आपके गवर्नमेंट को दर्शाता है। जो सिक्स्थ हाउस होता है वो आपकी सर्विस को दर्शाता है, आपकी सेवा को दर्शाता है कि आप किस क्षेत्र में सर्विस, आप क्या काम करना पसंद करोगे, आपके लिए क्या सही रहेगा। उसके साथ साथ सेवन्थ हाउस जो होता है वो आपके पद के लिए होता है कि आप क्या पद से आपका जीवन यापन होगा, आपको क्या पद मिलेगा। नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है, प्रशासन को। 10वां हाउस आपका कैरियर, 10वां भाव व्यक्ति का कैरियर दर्शाता है। 11वां हाउस फिर से आपके सेक्रेटरीज, जो फिनांस वाला डिपार्टमेंट, आपका जो वित्त का डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट सेक्रेटरीटर का काम होता है, वो सारी चीज़ें वो देखता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण राशियां हैं, IAS, IPS, IFS, IRS, ये चारों बड़े पदों के लिए जो महत्वपूर्ण राशियां हैं वो राशियां कहलाती हैं मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मीन, मकर। ये सभी राशियां ये इन उच्च पदों को दर्शाती हैं। इसके बाद फिर अपन बात करेंगे जो चीज़ आती है उसमें योग आते हैं कि आपकी कुंडली में अगर आप इस अगर मेष, सिंह, कर्क, मिथुन, कन्या, धनु, और तुला राशि के अगर आप जातक हैं, आपकी अगर जन्म राशि ये सभी राशियां आती हैं, तो आपकी कुंडली में ये स्वाभाविक एक इंडिकेशन है कि आप किसी बड़े पद पर आधारित, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, मन लगाएंगे, तो ये भी एक योग माने जाते हैं आपके इन बड़े पदों पर बनने के। उसके साथ साथ जो अगली चीज़ देखने की होती है उसमें योग कहलाते हैं। वो योग है, उस योगों में सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है, योग का मतलब होता है कि सभी भावों के स्वामी ग्रह अगर युति में हो और उन भावों में हो, मतलब अगर जैसे आपकी स्वामी ग्रह का मतलब है कि जैसे आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो आपसे सभी आपका जो पहला भाव है, दूसरा उनका स्वामी ग्रह, पहले भाव का स्वामी ग्रह मंगल होता है। तो आपकी राशि में कौन सा नंबर है, आपकी कुंडली में जो नंबर है वो आपका
वो राशि है, उस राशि का स्वामी, उस भाव का स्वामी ग्रह आपके भावों में हो और उन राशियों की स्थिति तो एक महत्वपूर्ण प्रबल योग बनाते हैं। अगर सभी भावों महत्वपूर्ण प्रबल योग बनाते हैं अगर सभी भावों के स्वामी ग्रह अगर युति में हो, मतलब आपके जो ग्रह हैं वो ये सारी राशियाँ एक साथ, मतलब 1 या 2 या 3 ग्रह साथ में बैठे हुए हों या साथ और अपने घर में बैठे हों, उन्हीं भाव में बैठे हुए हों जहाँ पर मैं आगे पहले बता चुका हूँ, तो वो प्रबल योग बनाते हैं, लग्न प्रबल योग बनाते हैं। लग्न का स्वामी अगर बुध, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, शनि के साथ युति में है तो आप एक अच्छा योग माना जाता है। उसके साथ अगर आपने योग देख लिया लग्न का देख लिया, तो उसके साथ फिर दूसरी जो चीज़ देखनी होती है वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपके पास ये योग बन रहे हैं, ये ग्रह युति में बैठे हुए हैं, तो उसके साथ आपको ये देखना चाहिए कि आगे ये सारे ग्रह कितने अंश पर निर्धारित हैं, कितने अंश पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर आप अंशों को नहीं देखते हो तो अंश से ये आपको पता लगता है, अंश जो होते हैं उससे आपके अंदर लेवल ऑफ एनर्जी, आप किसी भी काम को करने के लिए या आपको वो योग है वो कितना पावरफुल है, उन योगों में कितनी ताकत है या कितना महत्वपूर्ण योग, कितने पावरफुल, कितने स्ट्रांग योग हैं। अगर उनके आप डिग्री देखोगे, अगर उनका आप अंश नहीं देख पाते या अगर आप अंश को इग्नोर करते हो तो फिर आप एक अच्छी कुंडली या आपकी कुंडली में आप पूरी तरह से कंप्लीट ये दावा नहीं कर सकते कि इसमें प्रबल योग है। तो आपको अंश देखना चाहिए और अंश अगर पहले 5 से 10 के बीच में या इवन कि आप 5 से 8 डिग्री तक के अगर आपके ग्रह अगर आपका योग 5 से 8 डिग्री तक पर बन रहा है तो आपकी वो प्रबल योग माना जा सकता है, उसके वो स्ट्रॉन्ग चांस माने जाते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर 15, 16, 17 से 20, 29, 30 डिग्री तक का अगर अंश बन रहा है तो वो थोड़ा सा पुअर होता है। उसी क्रम में, मतलब जितने बढ़ते क्रम में वो डिग्री बनती है तो उस क्रम में वो थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है और उस केस में फिर आपके जो योग होते हैं वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं और उन योगों का कोई विशेष मतलब नहीं निकल पाता और आपका जो पद ग्रहण करने का या पद प्राप्त करने की जो इच्छा होती है या जो मेहनत लगन होती है या वो चीज़ जो आपको मिलना रहती है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाती है और आप उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाते। उसके बाद दोस्तों जो देखने वाली चीज़ होती है वो 10th हाउस का स्वामी, आपके 10वें घर का स्वामी को देखना चाहिए। 10th हाउस का स्वामी किस भाव को देखना चाहिए, 10th हाउस का स्वामी किस भाव में स्थित है और किस ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, युति में है या अकेला है और उस पर किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर ऊपर बताए गए ग्रहों और भावों के अनुसार स्थिति है तो योग बनता है। इसके अलावा और कई इंपॉर्टेंट योग होते हैं जिसमें पहला योग ये है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग। इसमें जो केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है तो ये जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह आपस में युति में स्थित हों, केंद्र मतलब सेंटर आपका लग्न भाव, त्रिकोण मैंने आपको बताया हुआ था कि तो आपके कॉर्नर में 6th और 9th है उसमें या कुंडली में किसी भी जगह पर त्रिकोण में स्थित, तो इसमें जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह आपस में युति में स्थित हो तो ये योग ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। जब ये केंद्र और त्रिकोण भाव में ही बने और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण राजयोग तब माना जाता है जब वो पहले और 9वें घर के स्वामी के साथ स्थित हो और 10वें और 11वें घर के स्वामी के साथ स्थित हो। 10वें और 11वें घर के स्वामी की स्थिति में 5वें और 9वें घर के स्वामी युति में हो और इसके अतिरिक्त जो बात होती है वो 10वें और 11वें भाव का स्वामी एक साथ स्थित हो तो अच्छा योग बनता है। वो सबसे मजबूत केंद्र त्रिकोण राजयोग माना जा सकता है। उसके बाद जो योग होता है उसके अलावा एक और योग है जिसमें लग्न अधि और चंद्र अधि योग माना जाता है। अब इसमें लग्न अधि योग क्या है, जब लग्न से 6वें 7वें 8वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह में बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये लग्न से जब 6वें 7वें 8वें भाव में स्थिति हो तो आपकी कुंडली में निश्चित रूप से लग्न अधि योग बन रहा है जो आपको ये उच्च पदों के लिए योग बनाएगा और मजबूत योग बनाएगा।
इसके बाद फिर चंद्र अधियोग। चंद्र अधियोग चंद्रमा से, जहाँ पर आपकी कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है उस जगह से आप गिनती करिए, छठवें उस जगह से छठवें सातवें आठवें छठवें उस जगह से छठवें सातवें आठवें भाव में जो ग्रह होते हैं तो वो चंद्र अधियोग कहलाता है। उस चंद्र अधियोग में शुक्र, बृहस्पति और बुध ग्रह होते हैं, ये आपका चंद्र अधियोग कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण योग माना जा सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो पंच महापुरुष योग बात करते हैं तो पंच महापुरुष योग होता है। पंच महापुरुष योग होते हैं, इसमें पंच महापुरुष योग ये पांचों के नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, शशि योग और रुचक योग होता है। स्पेशली यदि शनि और शशि और हंस योग बन रहा है, हंस योग और शशि और हंस योग बन रहा है, हंस योग और शशि योग बन रहा है, तो यानी बृहस्पति और शनि का योग यदि बन रहा है तो वो स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट योग माना जा सकता है। और ये दो महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में आपको ये बड़े पद दिला सकते हैं। फिर आगे एक जो चीज़ देखने योग्य रहती है आपकी कुंडली में, वो गज केसरी योग होता है। गज केसरी योग में जब चंद्रमा और बृहस्पति साथ में युति में हों और केंद्र में हों, तब ये ग्रह प्रशासनिक क्षमता और सोच पैदा करते हैं। जो गुरु हैं वो गुरु हमेशा नेतृत्व के लिए आपको सही मार्गदर्शन और सही सोच, सही क्षमता, सही मार्गदर्शन प्रशासनिक क्षमता आपके अंदर पैदा करते हैं। और जो चंद्रमा है वो आपकी सोच को बड़ी सकारात्मक और बहुत आपके विल पावर को बढ़ाता है। तो जब चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ युति में केंद्र में बैठे हुए हों तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है, जो एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योग माना जाता है उच्च पदों के लिए। बड़े राजनेता और बड़े जो राजकीय पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी कुंडली में आप इस तरह के योग देख सकते हैं। 100% नहीं, लेकिन आप फिर भी मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो ऐसे योग रहते हैं उन लोगों के कुंडली में। उसके बाद जो आप देखने वाली चीज़ है वो उसमें आप देख सकते हैं बुधातित्व योग। हालांकि ये ओकेजनली आजकल जो होता है बहुत सारे लोगों की, नॉर्मल इंसान की, सबकी कुंडली में ये, आज सबकी नहीं बोल सकते लेकिन मैक्सिमम लोगों की कुंडली में बुधातित्व योग बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये देखने के होता है कि बुधातित्व योग के साथ साथ अन्य योग मजबूत और ग्रहों की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। आपका बुधातित्व योग, ये जो 5 राशियों के बारे में मैंने बताया था, उन्हीं राशियों में पढ़ना चाहिए, तभी आपके लिए ये बुधातित्व योग। और केंद्र और त्रिकोण भाव में बन रहा हो बुधातित्व योग, आपका केंद्र और त्रिकोण में बने तो थोड़ा सा अच्छा और मजबूत माना जा सकता है और इसका लाभ आपकी कुंडली में मिल जाता है आपके जीवन में। इसके अलावा अपन जब आगे बढ़ते हैं तो एक और बात ध्यान रखनी होती है कि आपकी कुंडली में 9वें भाव में पूर्ण चंद्रमा स्थित होता है, तो वो मजबूत समय और मजबूत योग होता है ऐसे पदों में जाने के लिए। मतलब एक कुंडली में कई बार होता है कि जो चंद्रमा होता है वो हो सकता है 9वें भाव में, पूर्ण रूप से पूर्ण चंद्रमा जो 9वें भाव में जब स्थित होता है या ऐसा योग जब बनता है, या तो आपकी लग्न कुंडली में हो या तो फिर आपके नवमांश द्वादशांश में, समय के परिवर्तन के साथ आप मेहनत करते रहते हो, उसके बाद समय बदलता है और चंद्रमा आपके नवम भाव में पहुंचता है पूर्ण चंद्रमा, तो भी उस समय वो जो कहलाता है वो समय आपकी कुंडली में एक बड़ा मौका आपको देता है। वो बड़ा समय आपकी कुंडली में आता है जब आप एक बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक योगों के बारे में बात करूंगा, जो स्पेशल किसी एक पद या एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में दर्शाता है। जैसे सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आपको समझ आता है, जो चीज़ें कहने आती हैं, जो सामाजिक लेवल में ऐसा लोग बात करते हैं, कलेक्टर बन गया, या उस व्यक्ति ने परीक्षा दी वो IAS बन गया, बाकी IPS IFS IRS को लोग थोड़ा सा वो, तो जो पहला जो पद है वो प्रशासन का पद है, वो IAS होता है। इसके लिए बृहस्पति ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली में। हालांकि ओवरऑल आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, IPS हैं, IFS है, IRS हैं, कोई भी, आप राजनेता हैं, कुछ भी हैं, अभिनेता हैं, आपको कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना सबसे बड़ा शुभ सूचक है, एक अच्छी सूचना का संदेश है और अच्छी कुंडली का
को और अच्छी और मजबूत कुंडली के बारे में दर्शाता है। तो आपको अगर जो स्पेसिफिक आप अगर चलते हैं तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको उसमें आईएएस पद मिलेगा कि नहीं, तो उस कुंडली में सबसे पहले आपको बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लग्न स्वामी ग्रह या नवम, 10वें और 11वें भाव के ग्रहों के साथ युति में है, 11वें भाव के ग्रहों के साथ युति में है या केंद्र में त्रिकोण भावों के साथ है, तो आपकी कुंडली में प्रबल योग आईएएस बनने के माने जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड है उस पद पर बात करते हैं। ये सभी फर्स्ट क्लास ए ग्रेड की जॉब है। उसमें आईपीएस पद है जिसका मतलब होता है पुलिस सेवा। जो सिविलियन फोर्स होती है, सिविल सुरक्षा बल, वो पुलिस होती है। पुलिस सिविल सुरक्षा बल होता है। और अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं, किसी भी बल सुरक्षा या कि आप शामिल करना चाहते हो, आप डिफेंस में जाना चाहो या सिविल पुलिस सेवा में आना है, तो आपको उसमें सबसे पहले ग्रह होता है वो मंगल होता है, जो पराक्रम को दर्शाता है। पराक्रम, साहस, धैर्य, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है, वो मंगल है। तो आप अगर पुलिस सेवा में जाना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, तो आपकी कुंडली में मंगल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मंगल अगर सूर्य चंद्रमा गुरु बुध लग्न स्वामी ग्रह के साथ युति में स्थित होता है या उसकी दृष्टि केंद्र से त्रिकोण भावों में हो या तीसरे, छठवें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में स्थित हो, तो ये आपको पक्का आईपीएस बनाने के योग बनाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ भारतीय विदेश सेवा, जो आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस कहलाती है। इसमें सबसे मजबूत जो आईएफएस होते हैं वो एम्बेसडर्स कहलाते हैं, वो डिप्लोमेट्स होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेश सेवा के लिए बुध ग्रह जो होता है वो डिप्लोमेटिक होता है, वो बुद्धि का देवता माना जाता है, लॉर्ड ऑफ माइंड। और उसके साथ साथ जो आपका कुंडली का 12वां हाउस होता है वो विदेश की स्थिति को दर्शाता है। विदेश के कामों में आपको कितना लाभ मिलेगा उस चीज़ को, तो 12वें भाव का जो स्वामी ग्रह होता है आपकी कुंडली में, वो उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए और वो प्रबल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और बुध का स्वामी लॉर्ड ऑफ माइंड जो कहलाता है वो डिप्लोमेटिक को दर्शाता है, जैसा मैंने बताया। तो वो आपका मजबूत होना चाहिए, जो आपकी सोचने की और बोलने की क्षमता को दर्शाता है। और 12वें घर का स्वामी मजबूत होता है। तो इसलिए आपका जो कुंडली में तब आप ऐसा माना जा सकता है कि आप विदेश सेवा की नौकरी के लिए आप सफल होंगे और विदेश के कामकाजों में आप सफल हो पाएंगे। और इसके लिए चौथे, छठवें, 8वें, 9वें और 12वें भाव में चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य कि ये योग बनाते हैं। चौथा, छठवां, 8वां, 9वां, 12वें भाव में चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य जो ग्रह हैं ये आप में योग बनाते हैं विदेश सेवा का। इसका मतलब आपकी कुंडली में विदेश सेवा का अगर ये ग्रह चौथे, छठवें, 8वें, 9वें और 12वें भाव में स्थित हैं तो आपकी कुंडली में विदेश सेवा के योग बनते हैं। उसके बाद अंतिम रूप में अगर आपको जो महत्वपूर्ण 4 पद होते हैं, उसमें चौथा आईआरएस डिपार्टमेंट होता है, जो राजस्व का विभाग होता है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता है, टैक्स से संबंधित विभाग होता है। इसके लिए भी बुध और 8वें घर का स्वामी महत्वपूर्ण होता है। 8वां भाव राजस्व का भाव माना जा सकता है। तो टैक्सेस का भाव इसलिए